लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक किया था? डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस अप्रोच यहाँ तक हमने कर लिया था। आज हमने स्टार्ट करना है डिफरेंस बिटवीन फाइल एंड डेटाबेस अप्रोच। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आज अगेन बता रही हूँ कि आपके पेपर में इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। उनमें से जो सबसे ज़्यादा आने वाला जो क्वेश्चन है वो यही है, डिफरेंशिएट बिटवीन फाइल अप्रोच एंड डेटाबेस अप्रोच। ठीक हो गया? तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। वैसे तो ये डिफरेंस जो है वो पहले भी आ, हम अलग अलग फॉर्म में ये डिफरेंस ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अब हम इसको करते हैं जी टेबल की फॉर्म में। सबसे पहला डिफरेंस है, आपने उसमें पढ़ा होगा कि फाइल बेस्ड अप्रोच में डाटा जो है वो डिपेंडेंट है प्रोग्राम्स के, लेकिन इस सिचुएशन में डाटा जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंसी जो है ये सबसे पहला डिफरेंस हो गया। डाटा में भी डुप्लीकेटेड, जो फाइल बेस्ड अप्रोच है उसमें डाटा मल्टीपल लोकेशंस पे मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है, जबकि डेटाबेस में एक इंस्टेंस का डाटा सिर्फ एक बार अपेयर होता है, यानी रिपीटिशन होती नहीं है। रिपीटिशन ना होने की वजह से डाटा कंसिस्टेंसी अचीव हो जाती है। नेक्स्ट है सेम, अच्छा जी ये कंसिस्टेंसी वाला भी हो गया। द डाटा इज सेपरेटली स्टोर्ड इन वेरियस फाइल्स। हाँ जी, जो डेटाबेस इसमें जो फाइल बेस्ड अप्रोच होती है उसके अंदर डाटा मल्टीपल फाइल्स में अलग अलग स्टोर किया हुआ होता है, जिसकी वजह से उनको एक्सेस करना भी मुश्किल होता है, उनके ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई करना भी मुश्किल होता है, यानी उस डाटा को मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। जबकि डेटाबेस अप्रोच में सारे का सारा डाटा एक ही जगह पे स्टोर किया हुआ होता है, और वो होता है आपके स्टोरेज का बेस टेबल। बेस टेबल के अंदर से वो उनको हम सेपरेटली किस तरह से उनको ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। तो ये हम आगे आके देखेंगे बेस टेबल से आपने उनको ऑर्गेनाइज कैसे करें, चैप्टर नंबर 8 में हम, या बल्कि चैप्टर नंबर 5 में भी देखेंगे। तो जो डाटा जो है वो एक ही जगह पे पड़ा होता है, जिसकी वजह से उसको एक्सेस करना आसान है। बेटा आप लोग अपने स्पीकर्स ऑफ कर दें, मुझे मेरी आवाज़ रिपीट होकर सुनाई दे रही है। चलें अब उससे आगे आ जाएं। चले जी, ये टॉपिक है आपका अगला, अभी वही कंटिन्यू हो रहा है। बेटा बुक सबके पास है? बुक या फिर मैंने पिक्चर्स तो ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई हैं, नहीं भी है तो मैंने अब यहाँ पे भी ओपन किया हुआ है। चलें अगला जो पॉइंट है वो है डाटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन मैनी डिफरेंट फाइल्स एंड कैन नॉट बी शेयर्ड। वो डाटा जो है वो डिफरेंट एक ही जैसे एग्जांपल है, एक ही स्टूडेंट का डाटा थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग फाइल्स के ऊपर अलग अलग जगहों के ऊपर सेव किया हुआ है, जिसकी वजह से एक ही स्टूडेंट का सारा डाटा जो है वो शेयर नहीं किया जा सकता। ये प्रॉब्लम आएगा डाटाबेस इसमें, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। जबकि डाटाबेस में डाटा इंटरनली एक ही जगह के ऊपर स्टोर किया हुआ होता है, जिसकी वजह से हम उसकी शेयरिंग आराम से कर सकते हैं। कैसे आराम से कर सकते हैं बेटा? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर 5 में आके। अच्छा जी, फाइल बेस्ड सिस्टम में इंटेग्रिटी चेक्स या इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई करना मुश्किल है, जबकि डेटाबेस में बहुत आसानी से हम अप्लाई कर सकते हैं। कोड लगा लें, छोटी छोटी कंडीशंस लगा लें, बड़े आराम से हो जाएगा। अच्छा जी, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम कोई सिक्योरिटी नहीं देता, जबकि डेटाबेस हमें बेहतर सिक्योरिटी देता है। अच्छा जी, कंट्रोल लेस कंट्रोलिंग फैसिलिटी हमें फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम से मिलती है, जबकि डेटाबेस से हमें बेटर कंट्रोल मिल जाता है। अच्छा जी, उसके बाद फाइल बेस्ड सिस्टम जो है वो लेस कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ये इसका एडवांटेज है। फाइल बेस्ड सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी कम है, ये इसका एडवांटेज है। जबकि डेटाबेस सिस्टम्स वो कॉम्प्लेक्स हैं in terms of storage, in terms of operation, in terms of internal data structure, ये सारे के सारे जो इसके हैं डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन इसके ये, अच्छा इसके बाद फाइल बेस्ड सिस्टम की कॉस्ट बहुत कम है, जबकि डेटाबेस सिस्टम की कॉस्ट बहुत हाई है। इसी तरह से ये जो दो डिसएडवांटेजेस हैं फाइल बेस्ड सिस्टम डेटाबेस सिस्टम्स के,
जो कि वही फाइल बेस्ड सिस्टम है उसके एडवांटेजेस बन रहे हैं, ये इतने कम लेवल के डिसएडवांटेजेस हैं कि इसके उसके फायदे इतने ज़्यादा हैं कि ये डिसएडवांटेजेस उसमें पीछे छुप जाते हैं कहीं पे। कि कॉस्ट उसकी है, बेशक है, कॉम्प्लेक्स है, बेशक है, लेकिन इसके कंपैरिजन में इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि हम इन्हीं को यूज़ करने में प्रेफर करते हैं। अब आगे आ जाए, उसके बाद क्या है, वन एप्लीकेशन कैन फेल विदाउट अफेक्टिंग अदर्स, जबकि अच्छा ये भी वही बात हो गई। तो अगर डेटाबेस जो है वो सेंट्रल डेटाबेस फेल हो गया तो बाकी सारे के सारे जो डाटा है वो भी वो प्रोग्राम्स भी वो भी फेल हो जाएंगे, या फेल होने से मुराद उनमें किसी भी किस्म को कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। अब आगे है एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम बेटा एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस को, क्रिएट किए हुए डेटाबेस को अपडेट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। उसको मैनिपुलेट करने में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। नंबर 1, उसके अंदर हम नया डाटा ऐड कर सकें। ठीक है जी, वो नया डाटा जब ऐड करेंगे तो उस नया डाटा को ऐड करने की कोई ना कोई सॉफ्टवेयर में लिखी हुई कमांड होगी। अब वो कमांड हम जिस चीज़ में लिखेंगे वो होगा, जिस चीज़ के थ्रू हम बनाएंगे, जिस चीज़ के थ्रू हम उस कमांड को एक्टिव करेंगे, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है जी। नया डाटा ऐड करने को हम कहते हैं इंसर्शन। हो सकता है कि हमने पिछला जो डाटा ऐड किया उसमें कहीं से हमसे मिस्टेक हो गई हो, तो उनमें से किसी पर्टिकुलर डाटा को हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट करने की एक कमांड होगी, तो वो कमांड भी हम किसी न किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोग्राम में बनाएंगे। तो इन जनरल एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है, ये हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसमें हम डेटाबेस को मैनिपुलेट करने की कमांड्स लिख सकें। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन बेटा यहाँ पे लिखी हुई है, कौन सी। एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू सेंड कमांड्स टू द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू मैनिपुलेट डेटाबेस। These commands are sent to DBMS through graphical user interface। ये graphical user interface क्या है ये पहले मैं आप लोगों को बेटा बता चुकी हूँ। आगे इसमें से देखें, जो मोस्ट पॉपुलर DBMS प्रोग्राम्स हैं वो कौन से हैं, पावर बिल्डर और डेवलपर 2000। ठीक हो गया। अब आगे बेटा आ रहा है रिलेशनशिप बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड डीबीएमएस। आगे एक डायग्राम दी हुई है, डायग्राम में क्या वो बता रहे हैं, पहले इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम इसकी जो टेक्सचुअल जो डिटेल है फिर उसके ऊपर आएंगे। सबसे पहले नंबर पे बैठा हुआ है यूजर। ठीक है जी, सबसे पहले नंबर पे यूजर बैठा हुआ है। यूजर ने क्या करना है, हाँ जी बेटा, सबसे पहले नंबर पे बैठा हुआ है यूजर। यूजर ने क्या करना है, एप्लीकेशन प्रोग्राम को, एप्लीकेशन प्रोग्राम जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू हमें मिल रहा होगा, जीयूआई के थ्रू हमें मिल रहा होगा, उसको यूज करके उसने डेटाबेस को ऑपरेट करना है। ठीक है जी, सबसे पहले है यूजर। जैसे आप लोग ये देखें, आप भी इस टाइम कोई ना कोई डेटाबेस यूज कर रहे हैं। मसलन कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं आप लोग, मिसाल के तौर पे आप यूज कर रहे हैं जी आपकी पिक्चर्स, उनको आप मैनेज कर रहे हैं। ठीक हो गया। आपके मोबाइल के अंदर जो पिक्चर्स की जो गैलरी है वो भी एक डेटाबेस है। चलें, अब स्टार्ट हम करते हैं। सबसे पहले बैठा है यूज़र। ठीक है जी, आप यूज़र्स हैं और आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है जिसको आप यूज़ करके अपनी पिक्चर गैलरी को मैनेज कर रहे हैं। आप उस पिक्चर गैलरी में हो सकता है आपकी कुछ सही पिक्चर्स हों, कुछ ब्लर पिक्चर्स हों, कुछ सही जिनके ऊपर फोकस ना हो, तो आप उनको मैनेज कर रही हैं। जो ठीक पिक्चर्स आप उनको रखेंगे, जो ठीक नहीं है आप उनको डिलीट कर देंगे। आप कैसे डिलीट करेंगे, आपके सामने कुछ ना कुछ लिखा हुआ आएगा, डिलीट, एडिट, टेक पिक्चर, कॉपी टू फलानी जगह, मूव टू फलानी जगह, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज कैसे आपको पता चल रही है, ये विद द हेल्प ऑफ यूजर इंटरफेस आपको पता चल रही है। तो यूजर के लिए सबसे पहले जो चीज अवेलेबल है वो है उसकी डिवाइस का यूजर इंटरफेस। अब उस यूजर इंटरफेस को यूज करके हम एप्लीकेशन प्रोग्राम की कुछ कमांड्स को यूज करते हैं। अब वो कमांड्स कौन कौन सी हो सकती हैं, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, वगैरह वगैरह। अगर किसी पिक्चर को आप एडिट कर रहे हैं तो वो अपडेट हो जाएगी,
किसी पिक्चर को रिमूव कर रहे हैं तो वो डिलीट हो जाएगी, न्यू पिक्चर्स क्रिएट कर रहे हैं तो वो इंसर्शन हो जाएगी, वगैरह वगैरह। अब ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है इसके अंदर डिफरेंट कमांड्स होंगी, ये कमांड्स तो हो गई। अब ये कमांड्स अप्लाई किसके ऊपर होंगी? ये इन कमांड्स को पिक कौन कर रहा होगा? आपकी डिवाइस के अंदर पड़ा हुआ, उसके अंदर स्टोर किया हुआ, उसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ एक डीबीएमएस पड़ा होगा, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर पड़ा होगा जो कि इन कमांड्स को रिसीव करके रिस्पेक्टिव काम परफॉर्म कर रहा होगा। और वो काम किस चीज के ऊपर परफॉर्म करेगा? आपके डिवाइस के डेटाबेस के ऊपर। वो डेटाबेस क्या है? आपके डिवाइस के स्टोरेज के ऊपर जिस पर्टिकुलर तरीके में वो डाटा सेव किया हुआ होगा उसको हम डेटाबेस कहते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसको दोबारा से देखते हैं। आप बैठे हैं यूजर, आपने यूज किया यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस के थ्रू आपने कमांड्स दी, कमांड्स यूज की एप्लीकेशन प्रोग्राम की। एप्लीकेशन प्रोग्राम ने आपकी एक्टिव की हुई कमांड सेंड कर दी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, डीबीएमएस को। डीबीएमएस ने वही कमांड्स अप्लाई कर दी डीबी डेटाबेस के ऊपर। तो बेटा होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब बेटा अब आप हम इसको देखते हैं कि ये जो आपका जो पैराग्राफ है इसको पढ़ते हैं। तो इसमें बेटा बाकी जो लाइनें हैं उसको आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। अब मैं इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट जो मेन जो सेंटेंसेस हैं वो मैं आपको हाईलाइट करके मैं बता देती हूँ। एप्लीकेशन प्रोग्राम इज डेवलप्ड बाय यूजिंग बोथ एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। प्रोग्राम कंटेन्स यूजर इंटरफेस, वो हमने आगे देख लिया। अच्छा जी, अब आगे लास्ट की आगे अगली अंडरलाइन जो लाइन की हुई है उस पर देखें। एप्लीकेशन प्रोग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रंट एंड। ठीक है जी। तो इस डायग्राम में जो थर्ड लेवल है उसको हम फ्रंट एंड भी कहते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद जो डेटाबेस है, डेटाबेस को हम बैक एंड कहते हैं। तो अब आगे है जी एप्लीकेशन, द रिलेशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से इंपॉर्टेंट है, when a database program is developed, way of communication with program is required for the user। कि यूजर उससे किस तरह से कम्युनिकेट करेगा, किस तरह से फॉर्म उसके सामने, किस तरह के बटन्स उसके सामने आएंगे कि वो उन सारी डिटेल्स को उनको यूज करेगा। तो अच्छा, अब आगे है यूजर कैन नॉट यूज द डेटाबेस डायरेक्टली। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जो हमारा क्रिएटेड डेटाबेस हम उसको डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते। हमारे सामने एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, उसके थ्रू हम उसको एक्सेस करते हैं। A simple interface is required, ये भी आगे होगी बात। Another important relationship of DBMS and application program is that it is used to produce effective and informative report in application programs। ये रिपोर्ट भी हम लास्ट टॉपिक्स में देख चुके हैं। रिपोर्ट क्या होती है? आपके डेटाबेस की समरी होती है, उसके रिजल्ट्स होते हैं। तो अभी फिलहाल हम रिपोर्ट को हम उसको नहीं देख रहे, हो सकता है आगे वाले चैप्टर्स में आके हम देखें कि रिपोर्ट क्या होती है। तो बेटा अब देखें, अगला टॉपिक है जी रेंज ऑफ डेटाबेस। ये पिछले एप्लीकेशन प्रोग्राम और डेटाबेस का रिलेशनशिप था, वो टॉपिक हो गया क्लोज। वो डायग्राम के थ्रू भी मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है, बाकी बुक के ऊपर भी उसके अंदर जो टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी देख लें। आगे रेंज ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन। रेंज से मुराद ये है कि आपकी जो डेटाबेस एप्लीकेशन है उसका यूजेज लेवल कितना है, कि डेटाबेस एप्लीकेशन को एक टाइम पे कितने बंदे यूज कर सकते हैं। तो उस बेस पे जो आपका जो डेटाबेस होता है उसकी कैटेगरीज बनाई हुई हैं और उसको नाम दिया हुआ है रेंज ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस। ऐसा डेटाबेस जो सिर्फ एक ही बंदे के यूज के लिए हो, उसको एक ही बंदा यूज कर सके, एक ही बंदा उसके अंदर अपना डाटा क्रिएट कर सके, उसको अपडेट कर सके, उसको हम पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस कहते हैं। ठीक है जी। इसमें इतनी सी बात है, बाकी जो डिटेल है इसकी आप लोग खुद देख लीजिएगा, तो मैं उसमें से मजीद डिटेल आपको नहीं बताने वाली। इनमें से जो इतना लंबा चौड़ा इसका जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, इसमें से कोई से 2-3 सेंटेंसेस आपने निकाल लेने हैं बस, पूरा लंबी चौड़ी डिटेल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगला है जी वर्क ग्रुप डेटाबेस। वर्क ग्रुप से मुराद आपको लग रहा होगा कि ये एक ऐसा डेटाबेस है जो एक सिंगल यूजर के लिए नहीं है, ये किसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है। ठीक है जी। तो ये ऐसा डेटाबेस जो ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है, और वो ग्रुप ऑफ पीपल कितने हो सकते हैं? 25 से कम लोग, एक से ज्यादा, और मैक्सिमम 25 लोग जो है वो हम ये ऐसे कह सकते हैं, मैक्सिमम 25 लोग वर्क ग्रुप डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। जैसे आप देख लें कि एक किसी भी छोटे से ऑफिस में
एक छोटा सा ऑफिस हो जिसके अंदर 10 लोग हो सकते हैं, 12-15 लोग हो सकते हैं, 20 लोग हो सकते हैं। अब वो 25 लोग जब यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है उस डेटाबेस को कनेक्टेड होना चाहिए बाकी डिवाइसेस के साथ। तो बाकी डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होने के लिए जरूरी है कि वो डेटाबेस इंटरनेट के थ्रू, लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट, उस सारे डिवाइसेस को, सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करे। आगे बेटा आप लोग इसमें पढ़ लीजिएगा। अगला है जो डिपार्टमेंटल डेटाबेस। तो डिपार्टमेंटल डेटाबेस ऐसा है जो कि इवन लार्जर स्केल पे यूज होगा। इसकी कंडीशन क्या है, 25 से 100 पीपल जो है वो इस डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। तो बेटा ये डिपार्टमेंटल डेटाबेस हो गया। आगे इनकी जो लंबी चौड़ी डिटेल्स दी उनमें से ना करें, तो इसमें आप सिर्फ ये बताएं, इस टॉपिक को याद करते वक्त सिर्फ ये बताएं कि फलाना डेटाबेस क्या होता है और इसको कितने लोग यूज कर सकते हैं, बस यही चीज काफी होगी। उसके बाद अगला आ जाता है एंटरप्राइज डेटाबेस। तो एंटरप्राइज डेटाबेस जो है ये सबसे बड़ा डेटाबेस होता है जिसको हजारों लोग एक टाइम पे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें इसमें कितने लिखे हुए हैं, इसमें नंबर ऑफ पीपल जो है वो नहीं लिखे हुए, लेकिन बहरहाल मैं आपको बता देती हूँ इसमें हजारों लोग एक ही टाइम पे उस डेटाबेस को जो है वो यूज कर सकते हैं। मसलन जैसे हम कहते हैं कि एक फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ये एक बहुत बड़ा ऑफिस है, ठीक है, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं उसकी। या आप फैक्ट्री को छोड़े बैंक बैंक देख लें, जितने भी बैंक्स हैं वो सारे के सारे किसी न किसी डेटाबेस को यूज कर रहे होते हैं अपने जो क्लाइंट्स, उनकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, उनके बैलेंसेस, उनकी डिटेल्स वगैरह को मेंटेन करने के लिए। अब हम किसी एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा बैंक है नंबर ऑफ ब्रांचेस के हवाले से, वो HBL है। इन केस अगर पाकिस्तान में उसकी 2000 ब्रांचेस हैं तो वो 2000 की 2000 ब्रांचेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कैसे पता चलेगा कि वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है? तो ऐसे पता चलेगा, आपने अगर अपना अकाउंट ओपन करवाया भावलपुर में, आपने वहां पे पैसे वैसे भावलपुर में जमा करवाए, लेकिन अगर आप चले जाते हैं कराची, आप चले जाते हैं लाहौर, आप चले जाते हैं किसी भी दूसरे शहर में, स्टिल आप अपना वहां पे बैठ के अपना अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। दूसरे सिटीज की किसी भी ब्रांच से अपना अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब है आपका डाटा वहां पे भी मौजूद है, शेयर किया हुआ है। तो इतने ज्यादा ब्रांचेस हैं, उनके जो नंबर ऑफ जो उनके वर्कर्स होंगे, नंबर ऑफ ऑफिसर्स होंगे, वो हजारों में होंगे। हजारों में ब्रांचेस हैं तो उनके ऑफिसर्स तो लाखों में होंगे फिर। तो इतने ज्यादा यूजर्स जहाँ पे एक ही डेटाबेस को यूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं एंटरप्राइज डेटाबेस। ठीक हो गया। अब उसके बाद आते हैं बेटा डेटाबेस के यूजर्स किस किस तरह के हो सकते हैं। नंबर 1, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। ऐसे बंदे, ऐसे लोग, ऐसे टेक्निकल पर्सन्स जो डेटाबेस को एक्सेस करने के एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं यूजर के लिए, उनको हम कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। एक लाइन की डेफिनेशन आपने बस इसमें से निकाल लेनी है, ठीक है जी। उसके बाद है एंड यूजर। हालांकि एंड यूजर पहले आना चाहिए था। हम क्या है, एंड यूजर्स हैं। हमारे पास बने बनाए डेटाबेसेस हमारे हाथों में मौजूद हैं, हम उनको यूज करते हैं। तो एंड यूजर्स की भी फिर दो कैटेगरीज हैं। एक है नाइव यूजर्स। नाइव यूजर ऐसा होता है बिल्कुल जिसको कुछ आइडिया नहीं, कुछ पता नहीं है। जैसे हम नाइव यूजर्स हैं, हमें नहीं पता है डेटाबेस कैसे क्रिएट किया हुआ है। हमारे हाथ में कोई नई डिवाइस आती है तो हमें नहीं पता होता कि इसको कैसे ऑपरेट करना है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के बाद हमें पता चलता है कि अच्छा इसको ऐसे यूज करना है। हमारे पास कोई ट्रेनिंग नहीं होती, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई डिटेल नहीं होती, कुछ नहीं, हमें नहीं पता होता कि डेटाबेस कैसे क्रिएट किया हुआ है, इसकी कितनी कैपेसिटी है, इसको कैसे हमने अपडेट करना है, मैनिपुलेट कैसे करना है, कोई डिटेल हमें नहीं पता। आपने अपने इंटर के सिलेबस में, सेकेंड ईयर के सिलेबस में आपने MS एक्सेस पढ़ा होगा। तो MS एक्सेस में क्या होता है, कैसे उसको यूज करते हैं, आपको कुछ नहीं पता। तो ऐसे यूजर्स जिनको किसी भी डिटेल का नहीं पता, उनको हम नाइव यूजर्स कहते हैं, ठीक है जी। और ऐसे यूजर्स जिनको कुछ डिटेल्स पता हो, कुछ डेटाबेस का कुछ स्ट्रक्चर के बारे में कोई आइडिया हो, कुछ उनको कुछ लैंग्वेज के बारे में पता हो, कुछ टेक्निकल थोड़ी बहुत डिटेल्स पता हो, जैसे कि मैं हूँ। क्योंकि मैंने, आप लोग चंद सालों तक आप भी थोड़े सोफिस्टिकेटेड यूजर्स हो जाएंगे। मैं इसलिए थोड़ी सोफिस्टिकेटेड यूजर हूँ क्योंकि मुझे पता है, मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ लिया है कि डेटाबेस इंटरनल लेवल पे कैसे स्टोर होता है, डाटा स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, उनके ऊपर ऑपरेशंस कैसे बनते हैं, उनकी स्टोरेज कैसे परफॉर्म होती है, वगैरह वगैरह। तो ये ऐसे पर्सन्स को हम सोफिस्टिकेटेड यूजर्स कहते हैं। लेकिन स्टिल सोफिस्टिकेटेड यूजर्स भी यूजर ही होते हैं, वो बनाते बनाते कुछ नहीं है।
चलें, अगला हम देखते हैं, अगला यूजर कौन सा होता है। अगला यूजर होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये बेटा मैंने लास्ट किसी लेक्चर में मैंने आपको बताया था, डाटा के नाम से मल्टीपल डेफिनेशंस थी। एक था डाटा, फिर उसके बाद आया डेटाबेस, फिर उसके बाद आया डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, जो हमने पिछले किसी लेक्चर में हमने किया था। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम होता है कि डेटाबेस में डाटा किस तरह से आ रहा है, इनकमिंग डाटा क्या है, इंसर्शन कौन कौन सी हो रही है, और डाटा जा कौन सा रहा है, कौन उस डाटा को डिलीट कर रहा है, रिमूव कौन कर रहा है, वगैरह वगैरह। पूरे के पूरे डाटा का रिस्पॉन्सिबल जो है वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है। आज हमारी नई डेफिनेशन आई है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। बेटा ये भी इक्वली उतनी ही इंपॉर्टेंट है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या है, ये डेटाबेस की जो टेक्निकल डिटेल्स हैं उनका रिस्पॉन्सिबल है। मसलन हमने डेटाबेस के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करवाना है, आपको नहीं पता, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना नहीं आता, आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाएंगे। हमने डेटाबेस को मैनिपुलेट करवाना है, उसकी डिटेल्स हमने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से पूछनी है। इंसर्शन, नया डाटा कौन कौन ऐड कर सकता है, जैसे एक ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं, उनमें से किसी ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, किसी की कम है, तो हम उनमें से ड्यूटीज डिवाइड कर देंगे कि कौन कौन डाटा उसके अंदर ऐड कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता। उसके लिए यूजर राइट्स बनेंगे, यूजर नेम पासवर्ड्स बनेंगे, तो वो कौन करेगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। ठीक है जी, ये इसमें देखें असाइनिंग परमिशन टू डिफरेंट यूजर्स टू यूज डेटाबेस सिस्टम, इसका यही मतलब है। फिर उसके बाद है डेटाबेस का एक रेगुलर इंटरवल्स पे उसका बैकअप लेना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की है। बैकअप क्यों लेते हैं कि इन केस अगर हमारे पास डाटा किसी भी रीजन से डैमेज हो जाए तो हम उसको बाद में बैकअप के थ्रू रिकवर कर सकें। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे जो काम है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के हैं, और हर ऑर्गेनाइजेशन में एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर लाजमी होता है। ठीक है जी, तो बेटा ये टॉपिक भी हो गया आपका। उसके बाद आगे आ जाती है हिस्ट्री ऑफ डेटाबेस। तो हिस्ट्री ऑफ डेटाबेस का टॉपिक वैसे जनरली करते तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। बेटा यहाँ पे जो 1970 टू 1972 जो लिखा हुआ है, तो इसके बारे में आप सिर्फ ये देख लें कि डेटाबेस इंट्रोड्यूस कब हुआ था। 1970s के इसमें ड्यूरेशन में ये डेटाबेस इंट्रोड्यूस हुआ था। तो एक डॉक्टर था, पीएचडी डॉक्टर था, उसका नाम था डॉक्टर EF कॉड। उसने ये आइडिया दिया कि ये जो डेटाबेस है, ये जितना भी डाटा है, ये रिलेशनल मॉडल, रिलेशनल वे में स्टोर होना चाहिए। तो वही मॉडल जो है वो आगे बढ़ता बढ़ता उसके अंदर क्या कहते हैं, रिसर्च बढ़ती बढ़ती वो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की शक्ल में वो सामने आई। तो यानी इसका जो बेसिक, जो इसका हम कहें कि इसका इसका जो क्रेडिट है वो डॉक्टर EF कॉड के सर है। ये मॉडल उसने पेश किया था। ठीक है जी, तो वैसे आपके पेपर में नहीं आता, तो मैंने वैसे थोड़ा सा बता दिया। आप बेशक इस टॉपिक को ना करें, अपने इंटरेस्ट के लिए आप लोगों ने पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। तो बेटा आपका ये चैप्टर हो गया अब ख़त्म। कल हम इंशाल्लाह आगे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक अगर आप में से किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग बेटा मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा। तो अभी फ़िलहाल बेटा आप लोगों का टॉपिक एंड हो गया है, तो कल हम इंशाल्लाह मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।